कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं और इस परंपरा की ऐतिहासिक विकास रूपरेखा पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और सख्य भाव की लीलाओं का गान इस काव्यधारा का मुख्य प्राण है, जिसमें साधक और ईश्वर के बीच किसी प्रकार का भय या दूरी न होकर अनन्य सखा भाव का संबंध स्थापित किया गया है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, सूरसागर सूरदास। 2. माधुर्य भाव और प्रेमा भक्ति की प्रधानता के माध्यम से गोपियों और राधा के कृष्ण के प्रति निश्चल, अनन्य तथा सामाजिक बंधनों से मुक्त प्रेम को आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। अंखियां हरिदर्शन की भूखीं, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखीं, सूरसागर सूरदास। 3. भाषा के स्तर पर ब्रज भाषा के अत्यंत कोमल, मधुर और काव्यात्मक रूप को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया गया है, जिसमें पद शैली और गेयता संगीत का अद्भुत समन्वय मिलता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्खिलम मधुरम मधुराष्टकम वल्लभाचार्य। 4. भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से निर्गुण ज्ञान और योग साधना पर सगुण प्रेम और भक्ति की विजय दिखाई गई है, जहां गोपियां अपने वाग्वैदग्ध्य, बोलने की चतुरता से ऊधो के शुष्क ज्ञान को परास्त कर देती हैं। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, सूरसागर सूरदास। 5. ऐतिहासिक विकास के प्रथम चरण पृष्ठभूमि काल में जयदेव कृत गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली ने कृष्ण प्रेम और राधा कृष्ण की लीलाओं को साहित्यिक धरातल पर स्थापित कर आगे की परंपरा का मार्ग प्रशस्त किया। राधा माधवयोर्जयंती यमुना कुले रह के लिए गीत गोविंद जयदेव। 6. ऐतिहासिक विकास के द्वितीय चरण चरमोत्कर्ष काल में वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टिमार्ग की स्थापना और उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप 1565 ई के गठन ने इस धारा को संगठित किया, जिसके अंतर्गत सूरदास, नंददास, कुंभनदास जैसे कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य का स्वर्ण युग रचा। संतन को कहा सीकरी सौ काम, आवत जात पनहियां टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, पद संग्रह कुंभनदास। 7. ऐतिहासिक विकास के तृतीय चरण स्वच्छंद एवं अवसान काल में अष्टछाप से बाहर के भक्तों जैसे मीराबाई और रसखान ने रूढ़ियों को तोड़कर आत्मसमर्पण और शुद्ध प्रेम की धारा प्रवाहित की, जो आगे चलकर रीतिकाल के दरबारी परिवेश में लक्षण ग्रंथों के प्रभाव में सिमट गई। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति, सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, मीरा पदावली, मीराबाई। प्रश्न 12 है। अष्टछाप पर चर्चा करें। उत्तर: अष्टछाप की स्थापना, उसके स्वरूप और हिंदी कृष्ण काव्यधारा में उसके ऐतिहासिक महत्व पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. अष्टछाप की स्थापना संवत 1622-1565 ई में महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर 8 भक्त कवियों की एक मंडली तैयार की। विट्ठलनाथ प्रसिद्ध सुत, कीन्हो अष्टछाप परवान, 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ। 2. ये 8 कवि पुष्टिमार्ग के सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 प्रहर की सेवा पूजा के समय कीर्तन और पदगान करने के लिए उत्तरदायी थे। प्रातकाल ते आरती, सैन समय लौगान, अष्ट सखा मिली करत हैं, श्री गिरिधर को ध्यान। भाव प्रकाश हरिराय। 3. अष्टछाप के कवियों में महाकवि सूरदास का स्थान सर्वोपरि है, जिन्हें वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग का जहाज कहा था, और उनके वात्सल्य तथा श्रृंगार के पद इस संपूर्ण धारा के प्राण हैं। पुष्टिमार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ, 252 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ। 4. वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास शामिल थे, जिनमें कुंभनदास ने अकबर के निमंत्रण पर सीकरी जाने पर अपनी विरक्ति प्रकट की थी। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहियां टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, पद संग्रह कुंभनदास। 5. गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी शामिल थे, जिनमें नंददास को उनकी भाषा शिल्प की प्रौढ़ता के कारण जड़िया कवि की उपाधि मिली और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, कवि प्रशंसा, अज्ञात। 6. अष्टछाप के कवियों ने ब्रजभाषा को दरबारी जकड़न से मुक्त रखकर लोक भाषा के मधुरतम रूप में ढाला और पद शैली तथा शास्त्रीय संगीत, राग रागिनियों का ऐसा सुंदर समन्वय किया जो अद्वितीय है। ब्रजभाषा रस रूप भई अष्ट सखन के संग, साहित्य लहरी सूरदास। 7. दार्शनिक धरातल पर इन कवियों ने शुद्धाद्वैतवाद के अनुरूप ब्रह्म के सगुण स्वरूप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में निराशा के बीच आनंद और भक्ति का संचार किया। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, सूरसागर सूरदास। प्रश्न 13।
पुष्टि मार्ग पर चर्चा करें। उत्तर, महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग के दार्शनिक स्वरूप, भक्ति पद्धति और उसके साहित्यिक महत्व पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. पुष्टि मार्ग का आधार भगवद गीता और भागवत पुराण का वह सिद्धांत है जिसमें ईश्वर के अनुग्रह या कृपा को ही जीव के उद्धार का एकमात्र साधन माना गया है। पोषणम तदनुग्रहः। भागवत पुराण वेदव्यास। 2. वल्लभाचार्य ने जीव की 3 श्रेणियां बताई हैं, जिनमें पुष्टि जीव वो है जो संसार के राग रंग और विधि निषेधों से मुक्त होकर केवल भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है। पुष्टि मार्गे हरिच्छा तु नियामिका। तत्वार्थ दीप निबंध वल्लभाचार्य। 3. मर्यादा मार्ग, वेदोक्त कर्मकांड और प्रवाह मार्ग सांसारिक सुख भोग की तुलना में पुष्टि मार्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें साधना का अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण होता है। साधन सब कहें, साधन कछु न होई। जा पर कृपा करें हरि, पुष्टि मार्ग है सोई। सूरसागर सूरदास। 4. इस मार्ग में भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप और किशोर रूप की रागानुगा भक्ति, प्रेममयी सेवा का विधान है, जहाँ नवधा भक्ति के क्रियाकांडों के स्थान पर केवल प्रेम और सेवा मुख्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम। भागवत पुराण वेदव्यास। 5. पुष्टि मार्ग में विरह या वियोग को भक्ति की सर्वोच्च अवस्था माना गया है, क्योंकि विरह में भक्त का हृदय शुद्ध होकर पूरी तरह कृष्णमय हो जाता है। उधो मन नाही 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। सूरसागर सूरदास। 6. सूरदास के अवसान पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में उनके सर्वोच्च स्थान को रेखांकित करते हुए शोक संतप्त वाणी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। 7. पुष्टि मार्ग ने मध्यकाल के हताश भारतीय समाज को शुष्क ज्ञान और कठिन हठयोग के स्थान पर आनंद रास और प्रेम का एक सहज सुलभ मार्ग प्रदान कर लोक जीवन को रसिक्त कर दिया। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। सूरसागर सूरदास। प्रश्न 14. कृष्ण भक्ति काव्यधारा का दार्शनिक आधार पर चर्चा करें। उत्तर, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के दार्शनिक आधार, विभिन्न आचार्यों के मतों और उनके साहित्यिक प्रभावों पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. शुद्धाद्वैतवाद को इस काव्यधारा का मुख्य दार्शनिक स्तंभ माना जाता है, जिसके प्रतिपादक महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। इस दर्शन के अनुसार जीव और जगत माया से लिप्त न होकर ब्रह्म का ही शुद्ध और वास्तविक रूप हैं। जगत सत्य सुंदर सुघर ब्रह्म रूप सब जान। तत्वार्थ दीप निबंध वल्लभाचार्य। 2. पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति ने इस काव्य को सर्वाधिक अनुप्राणित किया है, जिसमें साधना के अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह कृपा पर आश्रित रहने को ही मोक्ष का साधन माना गया है। पोषणम तदनुग्रहः। भागवत पुराण वेदव्यास। 3. द्वैताद्वैतवाद सनक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क का दर्शन भी इस धारा का आधार है, जिसमें जीव और ब्रह्म के बीच भेद और अभेद दोनों को स्वीकार करते हुए राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया है। राधा कृष्ण युगल छवि बंदत प्रगट मोद। वेदांत पारिजात सौरभ निम्बार्काचार्य। 4. अचिंत्य भेदा भेदवाद गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु के दर्शन ने कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम दिया, जहां जीव और ब्रह्म का संबंध तर्क से परे अचिंत्य माना गया है और रस तथा संकीर्तन को साधना का चरम लक्ष्य घोषित किया गया है। हरि संकीर्तन विमल रस जीव परम गति पाए। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज। 5. राधावल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत गोस्वामी हित हरिवंश ने हित संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें दार्शनिक क्लिष्टताओं को छोड़कर केवल प्रेम तत्व और राधा जी की सर्वोपरि सत्ता को ही जीवन का मूल आधार स्वीकार किया गया है। राधा नाम परम सुखदाई भजहु निरंतर भाई। हित 84 हित हरिवंश। 6. निर्गुण ज्ञान और शुष्क योग साधना का खंडन कर सगुण साकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा करना इस दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है, जिसे सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से तार्किक रूप से प्रतिष्ठित किया है। उधो मन नाही 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। सूरसागर सूरदास। 7. दार्शनिक धरातल पर ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं के गान द्वारा इन कवियों ने लौकिक धरातल पर अलौकिक रस की सृष्टि की, जिससे तत्कालीन हताश समाज को आध्यात्मिक संबल प्राप्त हुआ। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। सूरसागर सूरदास। प्रश्न 15. कवित्री मीराबाई पर चर्चा करें। उत्तर, सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की स्वच्छंद परंपरा में मीराबाई के स्थान, उनकी भक्ति पद्धति और उनके साहित्यिक अवदान पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1.
मीराबाई ने किसी संप्रदाय विशेष के शास्त्रीय बंधनों में बंधकर नहीं, बल्कि पूर्णतः स्वच्छंद और उन्मुक्त भाव से कृष्ण को अपना आराध्य माना, जिसमें बाह्य आडंबरों के स्थान पर केवल हृदय की तीव्र अनुभूति मुख्य है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल, मीरा पदावली मीराबाई। 2. उनकी भक्ति मुख्य रूप से माधुर्य भाव, कांता भाव की है, जिसमें उन्होंने श्रीकृष्ण को केवल अपना भगवान ही नहीं, बल्कि अपना अनन्य पति और प्रियतम स्वीकार किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीरा पदावली मीराबाई। 3. मीरा का संपूर्ण काव्य वियोग श्रृंगार विरह का अनुपम कोश है, जहां प्रियतम से बिछड़ने की सघन तड़प और मिलन की व्याकुलता लोकगीतों की सहजता के साथ व्यक्त हुई है। हेरी मतो दरद दीवानी होई, दरद न जाने म्हारो कोई। मीरा पदावली मीराबाई। 4. तत्कालीन सामंती समाज में स्त्री पराधीनता, पर्दा प्रथा और रूढ़ियों को तोड़कर लोक लाज का त्याग करना उनके काव्य और जीवन का सबसे विद्रोही स्वर है। साधु संगति करी करी, लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई। मीरा पदावली मीराबाई। 5. मीराबाई के काव्य की भाषा मूलतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी के शब्दों का सहज प्रवाह मिलता है तथा उनके सभी पद पूर्णतः गेय संगीतबद्ध हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। मीरा पदावली मीराबाई। 6. राणा परिवार द्वारा दिए गए कष्टों और विषपान की घटना को उन्होंने कृष्ण कृपा के रूप में सहकर सामाजिक तथा पारिवारिक दमन पर अपनी आध्यात्मिक विजय सिद्ध की। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा पदावली मीराबाई। 7. मध्यकाल के रूढ़िग्रस्त और वर्ग विभाजित समाज में मीराबाई ने अपनी सहज प्रेमा भक्ति के माध्यम से जनमानस को समरसता और आत्मिक स्वतंत्रता का एक अत्यंत प्रभावशाली संदेश दिया। जाना रे जाना, थारो मर्म न जाना, थे तो घट-घट अंतर्जामी। मीरा पदावली मीराबाई। प्रश्न 16. रसखान की कविता पर चर्चा करें। उत्तर. सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की स्वच्छंद परंपरा में रसखान के स्थान, उनकी भक्ति पद्धति और उनके काव्य शिल्प पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. रसखान एक मुस्लिम कवि होने के बावजूद सांप्रदायिक संकीर्णता से पूर्णतः मुक्त थे और उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से पुष्टिमार्ग की दीक्षा लेकर श्रीकृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली तजी मसान, दिल्ली जाए रसखान हूँ, भयो लही मुस्कान, प्रेम वाटिका रसखान। 2. उनकी भक्ति में किसी प्रकार का शास्त्रीय आडंबर या दार्शनिक क्लिष्टता नहीं है, बल्कि वह हृदय के शुद्ध, उन्मुक्त और रागात्मक आवेग से संचालित है, जिसमें श्रीकृष्ण को ही जीवन का एकमात्र आश्रय माना गया है। मानुस हों तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। सुजान रसखान 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 रसखान। 3. रसखान ने कृष्ण भक्ति के लिए न केवल संसार का, बल्कि वैकुंठ के सुखों का भी त्याग करने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की है, जो उनकी अनन्य प्रेमा भक्ति का चरम प्रमाण है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों। सुजान रसखान रसखान। 4. उन्होंने कृष्ण के रूप, माधुर्य, वेशभूषा, बाल लीला और रास लीला का अत्यंत सजीव तथा अलौकिक चित्रण किया है, जहां ईश्वर का मानवीय रूप भक्तों को परम आनंद प्रदान करता है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। सुजान रसखान रसखान रसखान। 5. रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध, परिमार्जित और प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा है, जिसमें शब्दों का आडंबरहीन और सहज रूप मिलता है तथा मुहावरों का प्रयोग अत्यंत कलात्मक है। सेस महेश गणेश दिनेश, सुरे सहु जाहि निरंतर गावें। सुजान रसखान रसखान। 6. छंद योजना के धरातल पर उन्होंने पद शैली के स्थान पर सवैया और कवित्त छंदों का सर्वाधिक तथा सफल प्रयोग किया, जिससे उनके सवैयों की मधुरता हिंदी साहित्य में बेजोड़ मानी जाती है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सुजान रसखान रसखान। 7. समाज में प्रेम तत्व को ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सबसे सच्चा और व्यापक माध्यम घोषित किया, जिससे तत्कालीन समाज को सांप्रदायिक वैमनस्य से ऊपर उठने की प्रेरणा मिली। कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खंडक की धार, अति सूधो मारक कह्यो, ये रसखानी नदार। प्रेम वाटिका रसखान। प्रश्न 17. रहीम की कविता पर चर्चा करें। उत्तर. भक्तिकालीन नीति काव्यधारा में अब्दुल रहीम खाने खाना रहीम के स्थान, उनकी लोक चेतना और उनके काव्य शिल्प पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. रहीम की कविता का सबसे मजबूत पक्ष उनकी गहरी लोक चेतना और जीवन का व्यावहारिक अनुभव है, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग के व्यवहार, मित्रता और स्वार्थ का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। रहीम दोहावली रहीम। 2. एक मुस्लिम कवि होने के बावजूद रहीम का हृदय सांप्रदायिक संकीर्णता से सर्वथा मुक्त था।
उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त करते हुए मदनाष्टक जैसी सुंदर सगुण रचनाएं लिखीं। धनी रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। रहीम दोहावली रहीम। 3. रहीम के काव्य में नीति और भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है, जहाँ वे जीवन के कठोर सत्यों को समझाते हुए भी ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की बात करते हैं। कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोय। पुरुष अनूठे कतहु कहूँ, जाके मन अस होए। रहीम दोहावली रहीम। 4. उन्होंने जीवन को मर्यादित और गरिमापूर्ण बनाने के लिए परोपकार, विनम्रता और स्वाभिमान जैसे नैतिक मूल्यों को अपनी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य बनाया। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोई मानुष चून। रहीम दोहावली रहीम। 5. भाषा के धरातल पर रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अपनी नीतिपरक अनुभूतियों को लोक भाषा के अत्यंत सहज और सरल रूप में व्यक्त किया। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर धरियो संवारी। जतु हरि कोर बिलासनी, जौ रहीम तौपारी। बरवै नायिका भेद रहीम। 6. छंद योजना के अंतर्गत उन्होंने संस्कृत के बरवै छंद को हिंदी में पहली बार बड़ी कुशलता से लागू किया और बरवै नायिका भेद जैसी अत्यंत कलात्मक और श्रृंगारिक कृति की रचना की। बरवै सुघर बनाई कै कीन्हो रस को गान, छंद अनूठो यह कहियो, कवि रहीम सयान। बरवै नायिका भेद रहीम। 7. निष्कह रहीम मध्यकाल के एक ऐसे युगदर्शक कवि हैं जिनकी कविता दरबारी परिवेश से निकलकर लोकमानस की अमूल्य धरोहर बनी, क्योंकि उनके दोहे आज भी जनसाधारण को सही राह दिखाने में पूरी तरह प्रासंगिक हैं। रहीम ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीम दोहावली रहीम। प्रश्न 18. नंददास की कविता पर चर्चा करें। उत्तर। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले नंददास की काव्यकला, भाषा शिल्प और उनकी साहित्यिक प्रासंगिकता पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. नंददास की कविता का सबसे सबल पक्ष उनका असाधारण शब्द शिल्प और भाषा सौष्ठव है, जिसके कारण उन्हें हिंदी साहित्य में जड़िया कवि की विशिष्ट उपाधि दी गई है और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। कवि प्रशंसा अज्ञात। 2. उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रास पंचाध्यायी है, जिसमें श्रीकृष्ण की रासलीला का वर्णन रोला छंद में अत्यंत संगीतात्मक और कलात्मक ढंग से किया गया है। ताही समय श्री राधिका प्रगट भई रास रस। रास पंचाध्यायी नंददास। 3. सूरदास की भांति नंददास ने भी भंवरगीत की रचना की, परंतु उनका भंवरगीत सूरदास के भावुकता प्रधान भ्रमरगीत की तुलना में अधिक तर्क प्रधान, दार्शनिक और बौद्धिक कसौटी पर कसा हुआ है। बुझत है ऊधो तुम्हें ज्ञान कह पायो। भंवरगीत नंददास। भंवरगीत नंददास। 4. उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान, संस्कृत शब्दावली और ब्रज भाषा के मधुर रूप का ऐसा अद्भुत समन्वय किया कि उनकी कविता दरबारी तत्समता और लोक संस्कृति के बीच का सेतु बन गई। ब्रज भाषा रस रूप भई नंददास के संग। कवि प्रशंसा अज्ञात। 5. नंददास के काव्य में शुद्धाद्वैतवाद दर्शन की गहरी समझ दिखाई देती है, जहाँ वे सगुण गोपी प्रेम के माध्यम से निर्गुण मत के तर्कों का बहुत बारीकी से खंडन करते हैं। सगुण रूप सभी सुलभ, निर्गुण ज्ञान अगम्य। भंवरगीत नंददास। 6. मंजरी नाम से लिखी गई उनकी संज्ञा प्रधान रचनाएं जैसे रसमंजरी, रूपमंजरी, विरह मंजरी उनके गहरे व्यावहारिक अनुभव, श्रृंगारिक सूक्ष्मता और नायक नायिका भेद के सूक्ष्म वर्गीकरण को दर्शाती हैं। रूपमंजरी के प्रेम को प्रगट कहियो कवि राय। रूपमंजरी नंददास। 7. निष्कर्षतः नंददास अष्टछाप के एक ऐसे अद्वितीय कलाशिल्पी हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को एक नई शास्त्रीय प्रौढ़ता और सुघड़ता प्रदान की, जिससे आगे चलकर रीतिकाल की काव्य भाषा का मार्ग प्रशस्त हुआ। नंददास की बानी में है रस अरु ज्ञान समाई। कवि प्रशंसा अज्ञात। प्रश्न 19. प्रमुख राम भक्त कवियों पर चर्चा करें। उत्तर. सगुण राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों, उनके जीवन दर्शन और उनके साहित्यिक अवदान पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. स्वामी रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा का प्रतिष्ठापक और प्रस्थान बिंदु माना जाता है, जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी वर्गों के लिए खोलकर सामाजिक समरसता की नींव रखी। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान आरती रामानंद। 2. गोस्वामी तुलसीदास इस धारा के सर्वोपरि और कालजयी महाकवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस 1574 ई की रचना कर लोक भाषा अवधि को शास्त्रीय गरिमा प्रदान की और समन्वयवाद का संदेश दिया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस तुलसीदास। 3. अग्रदास ने राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऐश्वर्य रूप के स्थान पर उनके माधुर्य और श्रृंगारिक रूप को केंद्र में रखकर पदों की रचना की गई। अग्रदास रस रूप भई, सिया राम की छवि अनूप। ध्यान मंजरी अग्रदास। 4. नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध कृति भक्तमाल
1585 ई के माध्यम से तत्कालीन और पूर्ववर्ती रामभक्त कवियों का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत कर इस धारा को एक ऐतिहासिक सुदृढ़ता प्रदान की। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शानी। भक्तमाल नाभादास। 5 केशवदास ने दरबारी परिवेश के अनुकूल रामचंद्र चंद्रिका 1601 ई महाकाव्य की रचना की, जो अपने संवाद सौष्ठव और छंदों की विविधता के कारण हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। राम को नाम मरद जो लेई, ताको तरणी कतहु नहीं देई। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 6 प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक 1610 ई की रचना संवाद शैली में की, जिसने राम कथा को नाटक और मंचन के तत्वों से जोड़कर जनसाधारण के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाया। राम रूप देखत सब कोई, मन महु आनंद अतिशय होई। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। 7 निष्कर्षतः राम भक्त कवियों ने मध्यकाल के निराशाजनक परिवेश में मर्यादा, शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त लोकरक्षक राम की प्रतिष्ठा कर समाज को एक नैतिक, मर्यादित और संगठित जीवन जीने का महान आदर्श प्रदान किया। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तुलसी दोहावली, तुलसीदास। प्रश्न 20 रीतिबद्ध काव्य से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। उत्तर। रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य रीतिकाल की उस विशिष्ट काव्यधारा से है जिसमें कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए रीति काव्यांगों के बंधनों में बंधकर काव्य रचना की। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य अलंकार, रस, छंद, नायक नायिका भेद आदि के लक्षण देना और फिर उनके उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना करना था। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1 लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काव्यधारा की सबसे केंद्रीय विशेषता है, जहां कवियों ने आचार्यत्व प्रदर्शन की होड़ में संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर रस, अलंकार और नायिका भेद के शास्त्रीय नियम प्रस्तुत किए। समुझी परय नहीं लच्छनहु, कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया केशवदास। 2 श्रृंगार रस की प्रधानता इस धारा के काव्य का मुख्य वर्ण्य विषय है, जिसमें कवियों ने राधा कृष्ण के नाम पर घोर सांसारिक, ऐन्द्रिय और मानसल श्रृंगार का चित्रण कर अपने आश्रयदाताओं को चमत्कृत किया। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सो बात। बिहारी सतसई बिहारी। 3 दरबारी संस्कृति का गहरा प्रभाव इन कविताओं में स्पष्ट झलकता है, जहां कवियों का एकमात्र उद्देश्य अपने राजाओं, नवाबों और सामंतों की काम वासना को उत्तेजित करना तथा उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर पुरस्कार पाना था। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न जाने ताही जाने कहा रावरे। कवि प्रशंसा देव। 4 कला, शिल्प और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इस काव्य में भाव पक्ष पर भारी पड़ती है, जहां कवियों ने यमकरूपक, श्लेष और अनुप्रास अलंकारों के माध्यम से अपनी भाषिक चतुराई का प्रदर्शन किया। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। मतिराम ग्रंथावली। मतिराम। 5 ब्रजभाषा का चरम परिष्कार और मानक रूप इस धारा में दिखाई देता है, जहां कवियों ने अवधी या अन्य बोलियों के शब्दों को छांटकर ब्रजभाषा को अत्यंत कोमल, सुघड़ और दरबारी परिवेश के अनुकूल बनाया। अम्य हलाहल मधभरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत, झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। अंगदर्पण रसलीन। 6 मुक्तक काव्य रूप की प्रधानता इस धारा शिल्पगत पहचान है, क्योंकि दरबारी परिवेश में लंबे प्रबंध काव्यों को सुनने का धैर्य नहीं था, इसलिए कवियों ने दोहा, सवैया और कवित जैसे छोटे छंदों में गागर में सागर भरने का कार्य किया। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। कवि प्रशंसा अज्ञात। 7 प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण इस काव्य की सीमा को दर्शाता है, जहां प्रकृति का स्वतंत्र रूप में वर्णन न होकर केवल नायक नायिका के काम भाव या विरह की अग्नि को बढ़ाने वाले एक उपकरण के रूप में ही किया गया है। पवन थकी सी रहत है, सुनी सी विरह विहाल। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। प्रश्न 21 आपकी राय में रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, केशव या चिंतामणि? विवेचना करें। उत्तर। रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में आचार्य केशवदास और आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी के दावों पर विद्वानों के बीच गहरा मतभेद रहा है। इस ऐतिहासिक विवाद और दोनों आचार्यों के योगदान की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। 1 कालक्रम की दृष्टि से आचार्य केशवदास 1555-1617 ई चिंतामणि से बहुत पहले आते हैं, जिन्होंने अकबर के समय में ही कविप्रिया और रसिकप्रिया जैसे प्रौढ़ लक्षण ग्रंथों की रचना कर हिंदी में रीति काव्य की ठोस आधारशिला रख दी थी। समुझी परे नहीं लच्छनहु, कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया केशवदास। 2
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक माना है, क्योंकि उनके अनुसार केशव के बाद रीति ग्रंथों की वह अखंड परंपरा नहीं चली जो चिंतामणि के आगमन के बाद निरंतर प्रवाहित हुई। रीति ग्रंथन की अविरल परंपरा का आरंभ चिंतामणि से ही मानना उचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। 3 प्रवृत्ति और दृष्टिकोण के धरातल पर केशवदास संस्कृत के भामह, दंडी और उद्भट जैसे प्राचीन अलंकारवादी आचार्यों से प्रभावित थे, जहां वे अलंकार को काव्य का सर्वोपरि तत्व घोषित करते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरसुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित कविप्रिया केशवदास। 4 इसके विपरीत चिंतामणि त्रिपाठी का दृष्टिकोण रसवादी और ध्वनिवादी था, जो संस्कृत के मम्मट और विश्वनाथ जैसे उत्तरकालीन आचार्यों के अधिक निकट था, और यही रसवादी दृष्टिकोण आगे चलकर संपूर्ण रीतिकाल का मुख्य मार्ग बना। सगुम अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कबित कहत विबुध सब कोई, काव्य विवेक चिंतामणि। 5 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे विद्वान केशवदास को ही रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि रीतिकाल की दोनों मुख्य प्रवृत्तियां आचार्यत्व लक्षण देना और कवित्व उदाहरण देना केशव के काव्य में पहले से ही पूरी प्रौढ़ता के साथ मौजूद थीं। राम को नाम मरद जो लेई, ताको तरनी कतहु नहीं दे, रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 6 भाषा और शिल्प के स्तर पर चिंतामणि ने ब्रजभाषा को दरबारी परिवेश के अनुकूल अधिक सुघड़, कोमल और सुबोध बनाया, जबकि केशव की भाषा संस्कृतनिष्ठ होने के कारण अधिक क्लिष्ट और दुरूह हो गई थी। कवि को दीन न चहे विदा, पूछत केशव की कविताई, कवि प्रशंसा अज्ञात। 7 निष्कर्षतः सिद्धांत निरूपण और कालक्रम की दृष्टि से केशवदास ही रीतिकाल के प्रथम प्रस्तुतकर्ता सिद्ध होते हैं, किंतु जिस अखंड रीति परंपरा और रसवादी पद्धति ने संपूर्ण रीतिकाल को संचालित किया, उसका प्रवर्तन चिंतामणि के माध्यम से ही हुआ। अतः दोनों का अपने अपने धरातल पर ऐतिहासिक महत्व है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 22 लक्षण ग्रंथ परंपरा पर चर्चा करें। उत्तर लक्षण ग्रंथ परंपरा का तात्पर्य रीतिकाल की उस प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति से है जिसमें संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर काव्यांगों जैसे औरस, अलंकार, छंद, गुण, दोष और नायक नायिका भेद के शास्त्रीय नियम या परिभाषाएं लक्षण दी जाती थीं और फिर स्वरचित पदों के माध्यम से उनके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। इस लक्षण ग्रंथ परंपरा के स्वरूप, वर्गीकरण और इसके साहित्यिक प्रभाव पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1 इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य कवित्व प्रदर्शन के साथ साथ अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय काव्यांगों का ज्ञान कराना तथा स्वयं को आचार्य सिद्ध करना था। समुझी परय नहीं लच्छनहु कहत यद्यपि सब कोई, कविप्रिया केशवदास। 2 इस परंपरा के अंतर्गत कवियों का मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजन दिखाई देता है। सर्वांग निरूपक कवि, जिन्होंने काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे, जैसे चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, और विशिष्टांग निरूपक कवि, जिन्होंने केवल किसी एक विशिष्ट अंग जैसे केवल अलंकार या केवल रस पर ग्रंथ लिखे, जैसे मतिराम, भूषण, सगुम अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कबित कहत विबुध सब कोई, काव्य विवेक चिंतामणि। 3 लक्षण ग्रंथों के निर्माण में संस्कृत के 2 आचार्यों का सबसे गहरा प्रभाव रहा है। आलंकारिकों ने आचार्य जयदेव कृत चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद को आधार बनाया, जबकि रस निरूपकों ने भानुदत्त कृत रसमंजरी और रस तरंगिणी का अनुकरण किया। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरसुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, कविप्रिया केशवदास। 4 इस परंपरा में लक्षण प्रायः क्लिष्ट और दुरूह दोहों में लिखे जाते थे, परंतु उनके उदाहरण के रूप में लिखे गए सवैया और कवित्त छंद अत्यंत सरस, कोमल और चमत्कारपूर्ण होते थे, जिससे इन ग्रंथों में आचार्यत्व की तुलना में कवित्व अधिक सफल रहा। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, मतिराम ग्रंथावली मतिराम। 5 लक्षण ग्रंथों की प्रधानता के कारण रीतिकाल में नायिका भेद और नक्षिक वर्णन की बाढ़ आ गई, जिसने काव्य को व्यापक लोक जीवन से काटकर केवल दरबारी ऐन्द्रियता और विलासिता के संकुचित घेरे में सीमित कर दिया। अमिय हलाहल मदभरे से श्याम रत्नार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, अंग दर्पण रसलीन। 6 इस परंपरा ने ब्रजभाषा को एक निश्चित व्याकरणिक अनुशासन, कलात्मक प्रौढ़ता और मानक रूप प्रदान किया, जिससे वह कई सदियों तक हिंदी साहित्य की मुख्य काव्य भाषा बनी रही। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न जाने ताही जाने कहा रावरे, कवि प्रशंसा देव। 7 निष्कर्षतः यद्यपि रीति आचार्यों के लक्षण मौलिक नहीं थे और उनमें संस्कृत सिद्धांतों का केवल सरलीकृत अनुवाद था, फिर भी इस परंपरा ने हिंदी साहित्य को शिल्प, छंद और कला कौशल के धरातल पर अभूतपूर्व रूप से समृद्ध किया। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम,
पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 23। रीति कवियों के आचार्यत्व से जुड़े विवाद पर विचार करें। क्या आप मानते हैं कि उन्हें आकवी कहा जाना चाहिए? उत्तर। रीति आचार्यों के आचार्यत्व और कवित्व के अंतर संबंधों तथा उनके मूल्यांकन को लेकर हिंदी आलोचना जगत में गहरा विवाद रहा है। कुछ आलोचक उन्हें केवल मौलिकता विहीन अनुवादक मानते हैं, तो कुछ उन्हें सुघड़ शिल्पी स्वीकार करते हैं। इस पूरे विवाद और उन्हें आकवी कवि न मानने की धारणा की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत इस विवाद का केंद्र बिंदु है, जिनके अनुसार इन कवियों में संस्कृत के आचार्यों जैसी मौलिक सूक्ष्मता और नई उद्भावनाएं करने की क्षमता नहीं थी। वे मूलतः कवि थे, आचार्य नहीं। रीतिकाल के कवि शिक्षक या आचार्य की हैसियत से नहीं, बल्कि कवि की हैसियत से ही हमारे सामने आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। 2। रीति कवियों पर यह सबसे बड़ा आक्षेप है कि उनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण मौलिक न होकर संस्कृत के ग्रंथों जैसे कुवलयानंद, चंद्रालोक, रसमंजरी के सरलीकृत और कभी कभी त्रुटिपूर्ण अनुवाद मात्र हैं, जिससे उनका आचार्यत्व कमजोर सिद्ध होता है। समुझी परै नहीं लच्छनहु कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया, केशवदास। 3। इसके विपरीत डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचक उनके इस रूप को कवि शिक्षक के रूप में देखते हैं, जिनका उद्देश्य सिद्धांत प्रतिपादन से अधिक अपने युग के नवदीक्षित कवियों और सामंतों को काव्यशास्त्र की व्यावहारिक समझ देना था। रीति आचार्यों का योगदान सैद्धांतिक मौलिकता में नहीं, बल्कि व्यावहारिक काव्य शिक्षण में है। रीतिशास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। 4। जहां तक इन कवियों को आकवि, जो कवि नहीं है, कहने का प्रश्न है, यह धारणा पूरी तरह अनुचित और अतार्किक ठहरती है, क्योंकि लक्षण देने में वे भले ही उतने सफल न रहे हों, परंतु अपने लक्षणों के उदाहरण के रूप में लिखे गए उनके पद, भाव, शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। मतिराम ग्रंथावली, मतिराम। 5। ब्रजभाषा को दरबारी परिवेश के अनुकूल चरम परिष्कार, माधुर्य और मानक रूप प्रदान करने का श्रेय इन्हीं कवियों को जाता है, जो एक उच्च कोटि के कवि शिल्पी द्वारा ही संभव था। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। अंगदर्पण, रसलीन। 6। मुक्तक परंपरा के भीतर गागर में सागर भरने की जो कला इन कवियों में दिखाई देती है, वह उनके आकवी होने का खंडन कर उन्हें श्रेष्ठ कवि सिद्ध करती है, क्योंकि प्रत्येक दोहा अपने आप में एक संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 7। निष्कर्षतः रीति कवियों को आकवि कहना उनके विराट रचनात्मक अवदान की उपेक्षा करना होगा। वे भले ही संस्कृत के आचार्यों की भांति मौलिक सिद्धांतकार न रहे हों, परंतु वे असाधारण प्रतिभा से संपन्न कवि कलाकार अवश्य थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अद्वितीय शिल्प सौष्ठव प्रदान किया। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 24। केशवदास और उनकी कविताओं पर चर्चा करें। उत्तर। रीतिकाल के प्रवर्तक और कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले आचार्य केशवदास की काव्य कला, उनके आचार्यत्व और उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य और लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रस्थान बिंदु हैं, जिन्होंने हिंदी में सबसे पहले संस्कृत काव्यशास्त्र की शास्त्रीय पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। समुझी परै नहीं लच्छनहु कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया, केशवदास। 2। वे घोर अलंकारवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे, जो काव्य में रस या भाव की तुलना में अलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन को सर्वोपरि और अनिवार्य तत्व मानते थे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरसुवृत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। कविप्रिया, केशवदास। 3। उनकी कालजयी कृति रामचंद्र चंद्रिका 1601 ई है, जिसे उनकी छंद विविधता के कारण विद्वानों ने छंदों का अजायब घर कहा है, जहां उन्होंने रामकथा को एक नए महाकाव्यात्मक शिल्प में पिरोया है। राम को नाम मरद जो लेई, ताको तरणी कतहु नहीं देई। रामचंद्र चंद्रिका, केशवदास। 4। केशवदास की कविताओं का सबसे मजबूत और सर्वश्रेष्ठ पक्ष उनका संवाद सौष्ठव संवाद योजना है, जिसमें रावण अंगद संवाद और लक्ष्मण परशुराम संवाद अपने नाटकीय प्रवाह, वाक्पटुता और राजनैतिक सूझबूझ के कारण हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं। अंगद रावण सो कौन है, रावण जो चित्त जाही दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका, केशवदास। 5। पांडित्य प्रदर्शन और संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली के अत्यधिक प्रयोग के कारण उनकी कविताएं भाव पक्ष में अत्यंत दुरूह और कठिन हो गईं, जिसके फलस्वरूप आचार्य शुक्ल ने उन्हें हृदयहीन कवि कहा। कवि को दीन न चहे विदा, पूछत केशव की कविताई। कवि प्रशंसा अज्ञात। 6।
रसिक प्रिया और कवि प्रिया के माध्यम से उन्होंने क्रमशः रस, नायक नायिका भेद और अलंकारों का शास्त्रीय विवेचन किया, जो उनके दरबारी परिवेश और आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह को रिझाने के अनुकूल था। रसिक प्रिया रस को सदन, कवि प्रिया भूषण रूप। रसिक प्रिया केशवदास। 7। निष्कर्षतः केशवदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे विलक्षण कवि शिल्पी हैं जिनकी कविताओं में भावुकता भले ही कम हो, परंतु भाषा का शास्त्रीय अनुशासन, छंदों का विराट वैभव और संवादों की नाटकीयता उन्हें एक उच्च कोटि का महाकवि सिद्ध करती है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 25। केशव की रामचंद्रिका पर विचार करें। उत्तर। आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका 1601 ई रीतिकाल की चेतना से युक्त राम कथा पर आधारित एक विशिष्ट महाकाव्य है। इस ग्रंथ की प्रवृत्तियों, शिल्पगत विशेषताओं और इसकी सीमाओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। रामचंद्र चंद्रिका की रचना के पीछे यह किंवदंती अत्यंत प्रसिद्ध है कि केशवदास ने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में इस विशाल ग्रंथ की रचना मात्र एक रात में की थी। एक ही रात में रची रामचंद्र चंद्रिका उदार, कवि प्रशंसा, अज्ञात। 2। इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी छंद विविधता है, जहां केशव ने एक ही कथा के भीतर छंदों का इतनी द्रुत गति से परिवर्तन किया है कि विद्वानों ने इसे छंदों का अजायब घर घोषित कर दिया। विविध छंद को रूप ये अजायब घर पहचानी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3। रामचंद्र चंद्रिका का सबसे सशक्त और सफल पक्ष इसका संवाद सौष्ठव, नाटकीय संवाद योजना है, जिसमें रावण अंगद और परशुराम लक्ष्मण संवाद अपनी वाक्पटुता, राजनैतिक सूझबूझ और संक्षिप्तता के कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अंगद रावण सो कौन है? रावण जो चित्त जाहि दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 4। महाकाव्य होने के बावजूद इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है, क्योंकि केशव का ध्यान कथा के क्रमिक और भावुक प्रवाह पर न होकर काव्यांगों के चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन पर अधिक रहा। कथा प्रबंध की शिथिलता पग पग पर प्रगटात। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। 5। वस्तु परिगणन की प्रवृत्ति के कारण केशव ने महलों, वनों, सेनाओं और उत्सवों की सूचियां देने में अत्यधिक समय लगाया है, जिससे कथा की गति बाधित होती है और पाठक का तादात्म्य टूट जाता है। राजत, राज समाज सब है गए सेन विशाल। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 6। भाषा के धरातल पर संस्कृतनिष्ठ, क्लिष्ट और दुरूह शब्दावली के अत्यधिक प्रयोग के कारण यह काव्य सर्वसाधारण के लिए कठिन हो गया, जिसके कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कवि को दीन न चहे विदा, पूछत केशव की कविताई, कवि प्रशंसा, अज्ञात। 7। निष्कर्षतः रामचंद्र चंद्रिका भाव और भक्ति के धरातल पर भले ही तुलसीदास के मानस के समकक्ष न ठहरती हो, परंतु संवादों की नाटकीयता, छंदों के अभूतपूर्व वैभव और कला शिल्प की दृष्टि से यह हिंदी साहित्य की एक अत्यंत विशिष्ट और युगांतकारी रचना है। राम को नाम मरत जो ले, ताको तरणी कथु नहीं दे। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। प्रश्न 26। केशव की रामचंद्रिका की संवाद योजना पर विचार करें। उत्तर। आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका 1601 ई की संवाद योजना, संवाद सौष्ठव को संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ माना जाता है। इस ग्रंथ के संवादों की प्रमुख विशेषताओं और उनकी नाट्यकला पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। संवादों की संक्षिप्तता और तीव्रता इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है, जहां लंबे और उबाऊ भाषणों के स्थान पर पात्र एक एक वाक्य में अत्यंत तीखा और सधा हुआ उत्तर देते हैं। अंगद रावण सो कौन है? रावण जो चित्त जाहि दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 2। वाक्पटुता और प्रत्युत्पन्नमतित्व हाजिर जवाबी इन संवादों का मुख्य प्राण है, जिसमें पात्र विपक्षी के तर्कों को काटने के लिए अत्यंत तीव्र बुद्धि और भाषिक चतुराई का परिचय देते हैं। लक्ष्मण कौन के सुत? परशुराम गाधी के। लक्ष्मण गाधी के सुत विश्वामित्र, तुम तो जमदग्नि के। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 3। नाटकीयता और अभिनयशीलता के गुण इन संवादों में कूट कूट कर भरे हैं, जिससे पाठक के सामने पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो मंच पर कोई नाटक चल रहा हो। परशुराम टूट्यो धनुक्कस। लक्ष्मण टूट्यो सो टूट्यो अब क्यों पछतात। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 4। राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ इन संवादों के माध्यम से प्रकट होती है, विशेषकर रावण अंगद संवाद में, जहां अंगद रावण को नीति और मर्यादा का पाठ अत्यंत चतुरता से पढ़ाते हैं। अंगद राम को काम कहा, रावण सिया को हरिकई लंका लायो। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 5। पात्रों के चरित्र का उद्घाटन इन संवादों के माध्यम से बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, जिसमें रावण का अहंकार, अंगद की निडरता,
लक्ष्मण का उग्र स्वभाव और परशुराम का क्रोध उनके कथनों से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। रावण कौन है रे कपि? अंगद बाली को सुत, नाम अंगद। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 6 व्यंग्य और उपहास का सुंदर प्रयोग विपक्षी को मानसिक रूप से परास्त करने के लिए किया गया है, जहां लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का उपहास उड़ाते हुए उनके क्षत्रिय विनाश के अभिमान को चोट पहुंचाते हैं। राम को नाम मरत जुलई, ताको तरणी कथो नहीं दे। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 7 निष्कर्षतः रामचंद्र चंद्रिका जहां कथा प्रवाह और भावुकता के धरातल पर शिथिल पड़ती है, वहीं अपनी अद्भुत संवाद योजना के कारण वो हिंदी साहित्य के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करती है। यही कारण है कि केशव के संवाद बेजोड़ माने जाते हैं। संवाद योजना में केशव जितने सफल हैं उतने अन्यत्र नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 27 केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, इस कथन पर विचार कीजिए। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा केशवदास के संदर्भ में कहा गया यह कथन केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं हिंदी आलोचना जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस कथन की सत्यता, इसके प्रमुख कारणों और तर्कों पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1 आचार्य शुक्ल का यह आक्षेप केशव की अत्यधिक पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर था, जहां उन्होंने भावुकता और रसानुभूति की तुलना में काव्यांगों के चमत्कार और दुरूह शब्दावली को अधिक प्राथमिकता दी। रीति ग्रंथों में केशव की रचनाएं भावुकता से शून्य और केवल पांडित्य के बोझ से दबी दिखाई देती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 वे घोर अलंकारवादी थे और मानते थे कि बिना अलंकारों के कविता उसी प्रकार सुंदर नहीं लग सकती जैसे बिना आभूषणों के कोई स्त्री, जिसके कारण उनकी कविताओं में कृत्रिमता और चमत्कार प्रदर्शन का अतिरेक हो गया। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। कविप्रिया केशवदास। 3 भाषा के धरातल पर संस्कृतनिष्ठ, अप्रचलित और क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग ने उनकी कविता को अत्यंत दुरूह बना दिया, जिससे साधारण पाठक के लिए उसका अर्थ समझना कठिन पहेली जैसा हो गया। इसी कारण तत्कालीन समाज में यह उक्ति प्रसिद्ध हुई, कवि को दीन न चह विदा, पूछत केशव की कविताई। कवि प्रशंसा अज्ञात। 4 रामचंद्र चंद्रिका में कथा के प्रवाह और प्रबंधात्मकता के स्थान पर उन्होंने एक ही सर्ग में इतनी तेजी से विभिन्न छंद बदले कि पूरी रचना भाव शून्य होकर छंदों का अजायब घर बन गई, जिससे पाठक का भावात्मक तादात्म्य टूट जाता है। विविध छंद को रूप ये अजायब घर पहचानी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 प्रकृति चित्रण के धरातल पर भी केशव में वह सहृदयता दिखाई नहीं देती जो तुलसी या जायसी में है। वे प्रकृति का स्वतंत्र या रागात्मक वर्णन न कर केवल वस्तुओं की लंबी सूचियां, वस्तु परिगणन देने लगते हैं। राजत, राज समाज सब है गए सेन विशाल। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 6 इस आक्षेप के विपरीत डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे आलोचकों का मानना है कि केशव को पूरी तरह हृदयहीन कहना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उनकी अद्भुत संवाद योजना उनके भीतर के एक कुशल शिल्पी और वक्ता को प्रमाणित करती है। अंगद रावण सो कौन है? रावण जो चित्त जाही दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका केशवदास। 7 निष्कर्षतः शुक्ल जी का यह कथन केशव की चमत्कारवादी अतिशयता और क्लिष्टता को रेखांकित करने के लिए पूर्णतः सटीक बैठता है, क्योंकि केशव ने भाव पक्ष की उपेक्षा कर कला पक्ष को इतना जटिल बना दिया कि कविता रस देने के बजाय केवल बुद्धि का व्यायाम बनकर रह गई। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 28 केशव का काव्य छंदों का अजायब घर है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा केशवदास की रामचंद्र चंद्रिका के संदर्भ में कहा गया ये कथन केशव का काव्य छंदों का अजायब घर है, उनकी असाधारण छंद योजना और कलात्मक अतिशयता को रेखांकित करता है। इस कथन की प्रासंगिकता और समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। 1 केशवदास ने रामचंद्र चंद्रिका में छंदों का इतनी प्रचुरता और विविधता के साथ प्रयोग किया है कि पूरी रचना विभिन्न प्रकार के छंदों का एक विशाल संग्रह बन गई है, जिसमें दोहा, सवैया, कवित, छप्पय, रोला, तोमर, ताटंग जैसे दर्जनों छंदों का समावेश है। विविध छंद को रूप यह अजायब घर पहचानी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 इस काव्य में छंदों का परिवर्तन इतनी द्रुत गति, तेजी से होता है कि एक ही प्रसंग या सर्ग के भीतर पाठक को कदम कदम पर नए नए छंद देखने को मिलते हैं, जिससे कथा की निरंतरता बाधित होती है और ऐसा लगता है मानो कवि छंदों की नुमाइश कर रहा हो। कथा प्रबंध की शिथिलता पग पग पर प्रगटात। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। 3 केशवदास ने केवल प्रचलित छंदों का ही नहीं, बल्कि संस्कृत काव्यशास्त्र के अत्यंत कठिन, अप्रचलित और दुरूह वर्णिक छंदों
जैसे चंचला, समानिका, मदिरा, किरीट आदि का भी प्रयोग अपनी कविता में किया, जो साधारण कवि के वश की बात नहीं थी। समुझी परे नहीं लच्छनहूँ, कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया, केशवदास। 4 छंदों के इस अत्यधिक फेरबदल के कारण काव्य का भाव पक्ष और रसानुभूति पूरी तरह दब गई, क्योंकि पाठक का ध्यान पात्रों की भावनाओं और कथा के मर्म से हटकर केवल छंद के व्याकरण और उसकी गति को समझने में ही उलझ जाता है। रीति ग्रंथों में केशव की रचनाएं भावुकता से शून्य और केवल पांडित्य के बोझ से दबी दिखाई देती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 इस सीमा के बावजूद यह अजायब घर केशव के अप्रतिम भाषा शिल्प, नाद सौंदर्य और गणितीय सटीकता का प्रमाण है, जहां प्रत्येक छंद अपने नियमों और यति गति के अनुशासन का पूरी तरह पालन करता है। राम को नाम मरत जो लेई, ताको तरणी कतहु नहीं देई। रामचंद्र चंद्रिका, केशवदास। 6 संवादों के भीतर छंदों का चयन उन्होंने पात्रों की मनःस्थिति के अनुकूल किया है, जैसे क्रोध और उत्साह के प्रसंगों में उग्र छंदों का तथा व्यंग्य के समय तीखे छंदों का प्रयोग कर उन्होंने अपनी संपादन कला का परिचय दिया है। अंगद रावण सो कौन है, रावण जो चित्त जाहि दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका, केशवदास। 7 निष्कर्षतः शुक्ल जी का यह कथन रामचंद्र चंद्रिका की इस प्रवृत्ति पर एक सटीक व्यंग्य और समीक्षा है कि केशव में महाकाव्योचित प्रबंध कौशल की कमी थी, जिसके कारण उन्होंने कथा प्रवाह की रक्षा करने के बजाय अपनी रचना को केवल छंदों का एक कलात्मक संग्रहालय या अजायब घर बना दिया। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 29 केशव की मौलिकता पर विचार कीजिए। उत्तर, आचार्य केशवदास की सैद्धांतिक और व्यावहारिक मौलिकता, ओरिजिनैलिटी, हिंदी आलोचना जगत में अत्यंत वाद विवाद का विषय रही है। उनके काव्य और आचार्यत्व में उपलब्ध मौलिक उद्भावनाओं तथा उनकी सीमाओं का तार्किक विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1 हिंदी साहित्य के इतिहास में केशवदास की सबसे बड़ी मौलिकता ये है कि वे हिंदी के प्रथम व्यवस्थित आचार्य हैं। उनसे पूर्व किसी भी कवि ने संस्कृत काव्यशास्त्र के सभी अंगों, रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद को एक साथ समेटकर इतने क्रमबद्ध ढंग से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी। रीति परंपरा का मार्ग सर्वप्रथम केशव ने ही प्रशस्त किया। रीतिशास्त्र की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। 2 सैद्धांतिक धरातल पर केशव की मौलिकता सीमित मानी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए अलंकारों और रसों के लक्षण मौलिक न होकर संस्कृत के आचार्यों, विशेषकर भामह, दंडी और उद्भट के सिद्धांतों का ब्रजभाषा में अनुवाद या सरलीकरण मात्र हैं। समुझी परे नहीं लच्छनहूँ, कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया, केशवदास। 3 काव्यशास्त्रीय वर्गीकरण के स्तर पर केशव ने कुछ नवीन उद्भावनाएं अवश्य की हैं। उदाहरण के लिए कविप्रिया में उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार के रूप में करके संस्कृत परंपरा से हटकर एक नई दृष्टि देने का प्रयास किया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित। कविप्रिया, केशवदास। 4 रामचंद्र चंद्रिका के अंतर्गत उनकी संवाद योजना, डायलॉग डिलीवरी पूर्णतः मौलिक और बेजोड़ है। संस्कृत के नाटकों या तुलसीदास के मानस से प्रेरणा लेते हुए भी संवादों की जो संक्षिप्तता, तीखापन, राजनैतिक सूझबूझ और नाटकीय प्रवाह केशव ने उत्पन्न किया, वह उनकी अपनी मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का परिचायक है। अंगद रावण सो कौन है, रावण जो चित्त जाहि दुराग्रही। रामचंद्र चंद्रिका, केशवदास। 5 छंदों के प्रयोग और उनके कलात्मक संपादन में केशव की मौलिकता अद्भुत है। उन्होंने रामचंद्र चंद्रिका में भावों और स्थितियों के उतार चढ़ाव के अनुकूल छंदों का चुनाव किया। भले ही अत्यधिक छंद परिवर्तन के कारण आलोचकों ने उसे छंदों का अजायब घर कहा हो, विविध छंद को रूप यह अजायब घर पहचानी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 6 नायक नायिका भेद और रस निरूपण के धरातल पर उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी का अनुकरण किया, किंतु रसिक प्रिया में श्रृंगार रस के भेदों, संयोग और वियोग का वर्णन करते हुए उन्होंने जो प्रसंग और उदाहरण गढ़े, उनमें उनकी अपनी स्वतंत्र कवित्व शक्ति प्रकट होती है। रसिक प्रिया रस को सदन, कवि प्रिया भूषण रूप। रसिक प्रिया, केशवदास। 7 निष्कर्षतः केशवदास सैद्धांतिक रूप से भले ही किसी नए संप्रदाय या मौलिक दर्शन के आविष्कारक न रहे हों, परंतु संस्कृत के क्लिष्ट सिद्धांतों को ब्रजभाषा के सांचे में ढालकर एक पूरी नई काव्य परंपरा, रीतिकाल की नींव रखने वाले वे क्रांतिकारी प्रयोक्ता अवश्य थे। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 30 केशव के आचार्यत्व पर विचार कीजिए। उत्तर, आचार्य केशवदास के आचार्यत्व, काव्यशास्त्रीय प्रदेय, उनकी सैद्धांतिक चेतना और हिंदी आलोचना में उनके मूल्यांकन पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1
केशवदास हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम व्यवस्थित आचार्य माने जाते हैं। उनसे पूर्व भी कुछ कवियों ने काव्यांगों पर लिखा था, परंतु केशव ने ही सबसे पहले संस्कृत काव्य शास्त्र की शास्त्रीय पद्धति पर रस, अलंकार, छंद और नायक नायिका भेद का व्यापक और क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत किया। रीति परंपरा का मार्ग सर्वप्रथम केशव ने ही प्रशस्त किया। रीतिशास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र 2। उनका आचार्यत्व मूलतः अलंकारवादी है। वे भामह, दंडी और उद्भट जैसे प्राचीन संस्कृत आचार्यों के मत से गहरे प्रभावित थे, जिसके कारण वे अलंकार को काव्य की आत्मा और एक अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित कविप्रिया केशवदास 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के आचार्यत्व की सीमाओं को रेखांकित करते हुए उन्हें मौलिक सिद्धांतकार मानने से इनकार किया है। शुक्ल जी के अनुसार केशव के लक्षण संस्कृत ग्रंथों के सरलीकृत अनुवाद मात्र हैं और उनमें शास्त्रीय सूक्ष्मता की कमी है। रीतिकाल के कवि शिक्षक या आचार्य की हैसियत से नहीं, बल्कि कवि की हैसियत से ही हमारे सामने आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4। इसके विपरीत डॉक्टर नगेंद्र ने उनके आचार्यत्व का पक्ष लेते हुए उन्हें कवि शिक्षक की उपाधि दी है। उनका तर्क है कि केशव का उद्देश्य संस्कृत के समान नए सिद्धांतों का आविष्कार करना नहीं, बल्कि अपने समकालीन कवियों और आश्रयदाताओं को काव्यशास्त्र की व्यावहारिक समझ देना था। रीति आचार्यों का योगदान सैद्धांतिक मौलिकता में नहीं, बल्कि व्यावहारिक काव्य शिक्षण में है। रीतिशास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र 5। रसिक प्रिया 1591 ई और कवि प्रिया 1601 ई उनके आचार्यत्व के दो मुख्य स्तंभ हैं। रसिक प्रिया में उन्होंने रस और नायक नायिका भेद का विस्तृत वर्गीकरण किया है, जबकि कवि प्रिया में उन्होंने कवियों के कर्तव्य, शिक्षा और अलंकारों का शास्त्रीय निरूपण किया है। रसिक प्रिया रस को सदन, कवि प्रिया भूषण रूप। रसिक प्रिया केशवदास 6। शास्त्रीय वर्गीकरण के धरातल पर केशव ने कुछ नवीन प्रयोगात्मक प्रयास भी किए। उदाहरण के लिए अलंकारों को समझाने के लिए उन्होंने समुझी परे नहीं लक्षण हूँ जैसी दुरूह परिभाषाओं के बावजूद अलंकारों का विभाजन लोक व्यवहार के अनुकूल करने का प्रयास किया। समुझी परे नहीं लक्षण हूँ कहत यद्यपि सब कोई। कविप्रिया केशवदास 7। निष्कर्षतः यद्यपि केशव के लक्षणों में कहीं कहीं अस्पष्टता और त्रुटियां मिलती हैं, फिर भी हिंदी में शास्त्रीय चेतना का बीजारोपण करने और ब्रजभाषा को काव्यशास्त्र के योग्य सुघड़ता प्रदान करने में उनका आचार्यत्व ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र